गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है, जो विभिन्न प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कई कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि KVS, NVS, DSSB, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने 1300 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस कर चुके हैं। आज 14 नंबर क्लास है और आज जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं जो विभिन्न प्रकार के नामकरण एवं काल विभाजन हुए हैं, उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ, हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना मानी जाती है? माटी की मूर्तें, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये जो है एक प्रकार का रेखाचित्र, ठीक याद रखिएगा, रेखाचित्र एवं निबंध के मेल से बना हुआ रचना माना जाता है। ठीक याद रखिएगा, रेखाचित्र एवं निबंध के सम्मिलित रूप को जो है इसकी विधा मानी जाती है माटी की मूर्ति के। और इसके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि माटी की मूर्तियों के लेखक का नाम क्या है, तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में, कलम का सिपाही कृति के लेखक का नाम क्या है? कलम का सिपाही। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, अमृत राय। ठीक याद रखिएगा, अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। और ये जो है मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे और बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी मानी जाती है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलम का सिपाही जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है जीवनी। ठीक याद रखिएगा, ये जो है जीवनी के अंतर्गत आती है। और मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी, ठीक याद रखिएगा, शिवरानी देवी ने एक प्रसिद्ध जीवनी लिखी थी जिसका नाम है प्रेमचंद घर में। ठीक याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक का नाम क्या है, तो वो है शिवरानी देवी। ठीक याद रखिएगा, शिवरानी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी व्यंग्य रचना जो है हरिशंकर परसाई की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, नेताजी कहिन। ठीक याद रखिएगा, नेताजी कहिन जो है इसके लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। ठीक याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसके लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। बाकी भूत के पांव, निठल्ले की डायरी एवं बारात की वापसी, ये तीन जो है प्रमुख हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना मानी जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है? सिंहावलोकन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, यशपाल। ठीक याद रखिएगा, यशपाल की बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है सिंहावलोकन। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंहावलोकन जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आत्मकथा। ठीक याद रखिएगा, ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत मानी जाती है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, इंदु। ठीक याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है इंदु। तो उसको आप नोट कर लीजिए, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे गए। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में,
आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, रखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाटक को जो है पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। ठीक है, रखिएगा, भरत मुनि ने जो है नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी है। एवं ये जो है आपके भारतीय काव्यशास्त्र का प्रश्न है, तो इसमें जो है कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर में, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का ये सूत्र किसने लिखा है? बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य वामन। ठीक है, रखिएगा, आचार्य वामन ने ये प्रसिद्ध सूत्र लिखा है। और ये जो है रीति संप्रदाय, ठीक है, रखिएगा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य वामन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर में, सुख दुखात्मक कोरस कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्मक कोरस कहने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, रखिएगा, रामचंद्र गुणचंद्र ने ये कहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, काव्य मीमांसा के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजशेखर। ठीक है, रखिएगा, राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन जो है संस्कृत समीक्षा पद्धति के से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शैली विज्ञान। ठीक है, रखिएगा, शैली विज्ञान जो है ये किसी प्रकार से भी संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी रस, अलंकार और ध्वनि ये जो है प्रमुख अंश माने जाते हैं संस्कृत समीक्षा पद्धति के, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NBS PGT में, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है? ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, या आपके NBS में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, और भी विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा गया है प्रश्न। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, रखिएगा, टोटल 10 काव्य गुणों की संख्या बताई है भरत मुनि ने। यह प्रश्न आपका आया था NBS PGT में, विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाग्रस्त निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाग्रस्त निष्पत्ति, इसके आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भरत मुनि। ठीक है, रखिएगा, आचार्य भरत मुनि ने लिखा है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, मगही किस उपभाषा की बोली मानी जाती है? मगही, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। ठीक है, रखिएगा, ये जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है मगही। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में, ग्वालियर की बोली क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ग्वालियर की प्रमुख बोली क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। ठीक है, रखिएगा, ग्वालियर की प्रमुख बोली मानी जाती है बुंदेली। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो जो भोजपुरी बोली है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, रखिएगा, मागधी अपभ्रंश से जो है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मराठी। याद रखिएगा, मराठी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो हिंदी खड़ी बोली है इसको जो है कौरवी भी कहा जाता है, ठीक याद रखिएगा। खड़ी बोली को जो है कौरवी भी कहा जाता है और सरहिंदी, ठीक याद रखिएगा। ये दोनों उपनाम आप नोट कर लीजिए। तो खड़ी बोली को जो है कौरवी एवं सरहिंदी भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कौरवी जो है किस भाषा को बोला जाता है या सरहिंदी जो है ये किस भाषा को बोला जाता है। तो ये जो है बोला जाता है खड़ी बोली को, ठीक याद रखिएगा, खड़ी बोली को। तो यहाँ पूछा गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी, ठीक याद रखिएगा। ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी हिंदी खड़ी बोली। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये छत्तीसगढ़ी बोली है ये हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी, ठीक याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अवधी और बघेली ये दोनों भी जो हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। हिंदी की पाणिनि किसको कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का पाणिनि जो है ये किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किशोरीदास वाजपेयी, याद रखिएगा। किशोरीदास वाजपेयी को जो है हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से जो है किस एक का लिंग परिवर्तन जो है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयल, याद रखिएगा। कोयल का कोई लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी, ठीक याद रखिएगा। पानी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दस कुमार चरितम, ठीक याद रखिएगा। दस कुमार चरितम जो है ये कालिदास ने लिखा है, ये लिखा है तो ये लिखा है दंडी ने, ठीक याद रखिएगा। दस कुमार चरितम के लेखक हैं दंडी। बाकी मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम ये जो है प्रमुख कालिदास की रचना है, परंतु दस कुमार चरितम जो है इसके लेखक हैं दंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुमार संभव, याद रखिएगा, कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था एमबीएस पीजीटी में। राज तरंगिणी किस कवि की रचना मानी जाती है? राज तरंगिणी, ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। राज तरंगिणी किस कवि की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कल्हण, याद रखिएगा। राज तरंगिणी जो है ये कल्हण ने लिखा है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था एनबीएस पीजीटी में। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपमा, अर्थ गौरव एवं पद लालित्य, ठीक याद रखिएगा। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य जो हैं ये तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं महाकवि माघ। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है।
ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है कवियों के नाम है एवं सूची 2 में रचनाओं के नाम। तो पहले आते हैं कालिदास। तो कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मालविकाग्नि मित्रम। याद रखिएगा, कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम लिखा है। इसके बाद आते हैं भवभूति। इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है मालती माघवम। याद रखिएगा, मालती माघवम लिखा है इन्होंने। इसके बाद आते हैं दंडी। दंडी ने लिखा है दशकुमार चरितम। याद रखिएगा, दशकुमार चरितम। एवं इसके बाद आते हैं श्रीहर्ष। इन्होंने लिखा है नैषधीय चरितम। याद रखिएगा, नैषधीय चरितम। तो आपका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सब आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। जगन्नाथ शब्द का सही संधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। याद रखिएगा, जगन्नाथ जो है यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSS PGT में। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? यानी आदिकाल में जो है सर्वाधिक किस रस पर जो है रचनाएं लिखी जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वीर रस। याद रखिएगा, सर्वाधिक जो है वीर रस पर रचनाएं लिखी जाती थी आदिकाल में। परंतु सिर्फ वीर रस पर नहीं, श्रृंगार रस। याद रखिएगा, श्रृंगार रस पर भी रचनाएं लिखी गई हैं। जैसे कि विसलदेव रासों में जो है श्रृंगार रस का भी प्राधान्य है। तो यहाँ से जो है कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था PGT में। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू। याद रखिएगा, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, PGT TGT विभिन्न प्रकार के परीक्षा में पूछा गया है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है ये कहा जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, राहुल सांस्कृतायन ने संधि सिद्ध सामंत काल। याद रखिएगा, सिद्ध सामंत काल। एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल। याद रखिएगा, संधि चारण काल नाम दिया था। तो कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो कवि चंद्रवरदाई जो थे वो किसके दरबारी कवि माने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। याद रखिएगा, महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और ना ही सिर्फ वो एक दरबारी कवि थे, परंतु वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। याद रखिएगा, वो एक बहुत अच्छे मित्र थे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासों को संपूर्ण किया था जलहण ने। याद रखिएगा, जलहण कवि ने पृथ्वीराज रासों को संपूर्ण किया था। ये भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों को संपूर्ण किसने किया था? तो वो है जलहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSS PGT में। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। याद रखिएगा, चंद्रवरदाई। ये प्रश्न आया था DSSS में। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? तो कवि जगनिक ने जो है किस रचना को लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आल्हा खंड। याद रखिएगा, आल्हा खंड जो है ये कवि जगनिक की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और इसका दूसरा नाम है परमाल रासो। याद रखिएगा, परमाल रासो इसका दूसरा नाम है आल्हा खंड का। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में।
कि परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है, तो वो है आल्हा खंड। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आल्हा खंड जो है इसका विषय क्या है। ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि ये किस विषय पर आधारित है। तो ये जो है आल्हा, ठीक याद रखिएगा, आल्हा और उदल, आल्हा और उदल नामक दो वीर के जीवन पर आधारित है आल्हा खंड। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSP PGT में, भक्ति काल की समय सीमा इनमें से कौन सी है। तो भक्ति काल की समय सीमा जो है इनमें से कौन सी मानी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है भक्ति काल का समय माना गया है 1375 से 1700। ठीक याद रखिएगा, संवत 1375 से संवत 1700 जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था कि PGT में, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को जो है किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संत काव्य। ठीक याद रखिएगा, ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं उनको संत कवि नाम से पुकारा जाता है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, जायसी किस धारा के कवि माने जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये किस धारा के कवि माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमाख्यान काव्य धारा। ठीक याद रखिएगा, जायसी जो हैं ये प्रेमाख्यान काव्य धारा के लेखक माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम क्या है। तो ये हम सब जानते हैं, ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT में, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिंग हिंदू वारिये, ये कथन किसका है। तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रसिद्ध कथन कहा है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है ये किस कवि के लिए कहा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है ये कथन किस कवि के लिए कहा है, तो ये कहा है कवि रसखान के लिए। ठीक याद रखिएगा, रसखान के लिए ये प्रसिद्ध कथन कहा गया है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये जो है कवि रसखान के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, तो इसका कारण क्या है। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जो है जायसी कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है, ये आपका प्रश्न आया था KVS PGT में, और भी बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न आया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी को जो है जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक एक स्थान के निवासी थे। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT में, हिंदी साहित्य में ऋतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक याद रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऋतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में, ऋतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऋतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। ठीक याद रखिएगा, बिहारी ने जो है सिर्फ एक ही रचना लिखी थी और वो एक ही रचना जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य में अमर हो गया था और उसका नाम है बिहारी सतसई। ठीक याद रखिएगा, बिहारी सतसई जो है उसका नाम है। उसमें जो है कुल 713 दोहें शामिल है। ठीक याद रखिएगा, कुल 713 दोहें जो है बिहारी सतसई में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSP PGT में, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है ये किस कवि को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। ठीक याद रखिएगा,
केशव दास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि ने, किस आचार्य ने जो है केशव दास को कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो उसको आप नोट कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। भूषण बिनु न विरजाई कविता वनिता मित, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। ठीक रखिएगा, केशव दास की बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर में। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है हिंदी प्रदीप, या इस पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वियोगी हरि। याद रखिएगा, वियोगी हरि जो हैं इनको सतसई के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो छायावाद का जो पूर्वाभास है ये किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडेय। ठीक याद रखिएगा, मुकुटधर पांडेय ने जो है इनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय द्विवेदी। याद रखिएगा, शांति प्रिय द्विवेदी जो हैं ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे। बाकी श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं श्री नारायण चतुर्वेदी ये जो हैं प्रमुख सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव सिंह। ठीक है, रखिएगा, वासुदेव सिंह जो है ये कवि त्रिलोचन का पूरा नाम माना गया है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, रखिएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गद्य काल। ठीक है, रखिएगा, आधुनिक काल को जो है गद्य काल कहा जाता है। और ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रखिएगा, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसका कारण यह है कि गद्य साहित्य की शुरुआत जो है ये आधुनिक काल से हुई थी, इसीलिए जो है इस काल को गद्य काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT में। निबंध संग्रह शतिब्दा के निबंधकार कौन है? तो निबंध संग्रह जो है शतिब्दा के निबंधकार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। याद रखिएगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है। तो निराला की साहित्य साधना जो है आलोचनात्मक कृति, इसमें कितने भाग हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। याद रखिएगा 3 भाग हैं। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निराला की साहित्य साधना जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है इन्होंने लिखा है निराला की साहित्य साधना, और ये जो है एक प्रकार का आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। तो यहाँ से जो है 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है। तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। याद रखिएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है ये हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षात्मक या समीक्षक माने जाते हैं। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। तो इनमें से जो है कौन सी उपन्यास जो है एक जीवनी परक मानी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खजन नयन। याद रखिएगा खजन नयन जो है ये जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खजन नयन जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है जीवनी उपन्यास। याद रखिएगा ये जो है उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है खजन नयन, और इसके लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। याद रखिएगा अमृतलाल नागर जो है ये लेखक का नाम है। और खजन नयन जो है इसमें सूरदास, याद रखिएगा सूरदास के जीवन पर आधारित है खजन नयन। एवं अमृतलाल नागर ने जो है एक और जीवनी परक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है मानस का हंस। याद रखिएगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। मानस का हंस ये जो है ये भी लिखा है अमृतलाल नागर ने। एवं इसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास, याद रखिएगा तुलसीदास के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। तो यहाँ से ये प्रश्न कई प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं कि मानस का हंस जो है इसके लेखक का नाम क्या है, या फिर खजन नयन के लेखक का नाम क्या है, या किस पर आधारित है खजन नयन और मानस का हंस। तो कई प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है। कसाई बाड़ा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवमूर्ति। याद रखिएगा कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कसाई बाड़ा जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है कहानी। याद रखिएगा कहानी के अंतर्गत आती है कसाई बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था KVS PGT में, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा नाटक जो है प्रसाद का नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर की होली। याद रखिएगा सिंदूर की होली जो है ये जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है, इसके वास्तविक लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र ये जो हैं सिंदूर की होली के लेखक माने जाते हैं। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंदूर की होली जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है नाटक के अंतर्गत। याद रखिएगा नाटक के अंतर्गत। बाकी जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये जो हैं प्रमुख जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त, अजातशत्रु ये भी जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और सिंदूर की होली जो है इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया NVS PGT में, उसने कहा था कि प्रमुख पात्र का नाम क्या है। यानी कि प्रमुख जो चरित्र है या जो पात्र है उसका नाम क्या है, उसने कहा था में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह। याद रखिएगा लहना सिंह जो है ये उसने कहा था का प्रमुख पात्र है। और इसके लेखक का नाम क्या है, तो ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। याद रखिएगा गुलेरी ने लिखा है
उसने कहा था। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS पीजीटी में, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। तो जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है उसका नाट्य रूप क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गीतिनाट्य। ठीक है, रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का गीतिनाट्य माना गया है। ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में, निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है। तो इनमें से जो है वो कौन सी रचना है जिसका संबंध काशी से नहीं है, या जिसकी जो कथा कृति है या जो विषय है वो काशी से नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग वैतरणी। ठीक है, रखिएगा, अलग अलग वैतरणी जो है ये काशी से संबंधित नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी में, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका नेट में आया है, टेट में आया है, पीजीटी में आया है, टीजीटी में आया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय पुष्पा। याद रखिएगा, मैत्रेय पुष्पा ने लिखा है कस्तूरी कुंडल बसे। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कस्तूरी कुंडल बसे जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है आत्मकथा। याद रखिएगा, आत्मकथा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपकी KVS पीजीटी में, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम हशमत। ठीक है, रखिएगा, हम हशमत जो है ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति मानी गई है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS पीजीटी में, प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज लेखक का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो प्लॉट का मोर्चा जो है ये रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है प्लॉट का मोर्चा। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो है किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रिपोर्टाज। ठीक है, रखिएगा, ये जो है रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है प्लॉट का मोर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS पीजीटी में, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना मानी गई है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना मानी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद। और इसके लेखक का नाम क्या है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन अज्ञ। ठीक है, रखिएगा, अज्ञ ने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS पीजीटी में, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य भरत मुनि के बाद जो है जो 4 रस निष्पत्ति हैं, पाँच जो महत्वपूर्ण रस निष्पत्ति हैं उनको लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं या दिए हैं उनके नामों का सही क्रम क्या है। यानी कि कौन पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, तो ये जानना आवश्यक है। 4 निष्पत्ति है, सॉरी, तो 4 जो रस निष्पत्ति हैं, तो इसका सही विषय क्या है या सही क्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले आते हैं भट्टलोलट। ठीक है, रखिएगा, भट्टलोलट जिन्होंने भुक्तिवाद, ठीक है, रखिएगा, भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया था। उसके बाद आते हैं भट्ट शंकुक, इन्होंने किया था अनुमितिवाद। ठीक है, रखिएगा, अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया था इन्होंने। उसके बाद आते हैं भट्टनायक, इन्होंने भुक्तिवाद का किया था, भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया था। एवं भट्टलोलट ने जो है इन्होंने उत्पत्तिवाद, ठीक है, रखिएगा, उत्पत्तिवाद का इन्होंने प्रवर्तन किया था। एवं उसके बाद आते हैं अभिनव गुप्त,
इन्होंने जो है अभिव्यंजनावाद, याद रखिएगा, अभिव्यंजनावाद या अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था या प्रवर्तन किया था। तो पहले आते हैं भट्टलोलक, जिन्होंने की उत्पत्तिवाद का प्रवर्तन किया था। उसके बाद आते हैं भट्टशंकुक, जिन्होंने की अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया था। उसके बाद आते हैं भट्टनायक, जिन्होंने भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया था। और उसके बाद आते हैं अभिनवगुप्त, जिन्होंने अभिव्यंजना या अभिव्यक्तिवाद का प्रवर्तन किया था। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यादर्श के रचनाकार इनमें से कौन है? ये प्रश्न आपका आया था DSSB में। तो काव्यादर्श के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दंडी। ठीक याद रखिएगा, दंडी ने लिखा है काव्यादर्श। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। सट्टक क्या है? तो यहाँ पूछा गया है कि सट्टक का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है एक प्रकार का नाटक है। ठीक याद रखिएगा, सट्टक का अर्थ है ये एक प्रकार का नाटक माना गया है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ठीक याद रखिएगा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है ये रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना गया है। एवं इसके लेखक का नाम क्या है ये भी जानना आवश्यक है। कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। आचार्य वामन ने, ठीक याद रखिएगा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के लेखक हैं आचार्य वामन, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है इसके लेखक हैं आचार्य वामन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। घनाक्षरी छंद क्या माना जाता है? तो घनाक्षरी छंद जो है ये क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो है एक प्रकार का वर्णिक छंद माना गया है। ठीक याद रखिएगा, वर्णिक छंद माना गया है घनाक्षरी। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। भाव शांति, भाव संधि एवं भाव सबलता का संबंध भाव से किस भेद से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता जो है का संबंध भाव से किस भेद से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संचारी भाव। ठीक याद रखिएगा, ये जो है संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं, भाव शांति, भाव संधि एवं भाव सबलता। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हैं डिस्कस किए, जो कि कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो हम जो है पार्ट वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 हमारे 13 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। आज 14 नंबर क्लास है और इसके बाद जो है और भी बहुत सारे क्लास करना बाकी है। तो धीरे धीरे हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनसे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।